तो नेक्स्ट है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। तो इसका मतलब कि जो मैटर है क्या वो अपनी स्टेट को चेंज कर सकता है। अभी तक हमने पढ़ा था कि जो मैटर है वो तीन स्टेट्स में अवेलेबल होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। तो क्या सॉलिड स्टेट में कोई मैटर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, या लिक्विड स्टेट का कोई मैटर गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, वाइसा वर्सा। तो इसके आगे हम इन्हीं के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जैसा हमें पता है कि जो वाटर होता है, ठीक है, जो वाटर होता है वो तीन स्टेट्स में अवेलेबल होता है। ठीक है, जो वाटर होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है तो हम उसको आइस बोलते हैं। अगर लिक्विड फॉर्म में होता है तब हम उसको वाटर ही बोलते हैं। और अगर गैसियस फॉर्म में होता है तो हम उसको वाटर वेपर बोलते हैं। वाटर वेपर मतलब उसको भाप बोलते हैं। ठीक है, फिर आगे कुछ क्वेश्चंस हैं। ठीक है, उसमें से फर्स्ट है कि जब भी मैटर की स्टेट चेंज हो रही होती है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैटर के पार्टिकल्स के साथ क्या होता है जब उस मैटर की स्टेट चेंज होती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो भी स्टेट है मैटर की वो हो कैसे जाती है। ठीक है, हाउ डज द दिस चेंज ऑफ स्टेट टेक प्लेस, कि मतलब जो भी मैटर है उसकी स्टेट चेंज हो कैसे जाती है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो जैसा हमने पढ़ा था कि जो सॉलिड होता है, ठीक है, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में होते हैं। अगर इस तरह से पार्टिकल एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड हो तो उस स्टेट में जो मैटर होता है उसको हम सॉलिड मान के चलते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ क्या होता है कि अगर पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दूर हैं, इनके बीच में थोड़ा सा गैप है, ठीक है, तो इस स्टेट में अगर पार्टिकल्स होते हैं तो उनको हम लिक्विड बोलते हैं। ठीक है, अगर पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर है, उनके बीच में गैप बहुत ज़्यादा है, तो इस केस में जो मैटर होता है उसको हम गैस बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि जो मैटर है वो अपनी स्टेट को चेंज कैसे कर सकता है। ठीक है, इसको ध्यान से समझना। अगर मान लो ये हमारे पास सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जो बहुत क्लोजली पैक्ड हैं, ठीक है, जो बहुत क्लोजली पैक्ड हैं। अब देखो मैं क्या करूं कि मैं जहाँ से ये जुड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे कुछ फोर्स लगा के, ठीक है, इनको दूर दूर कर दूं, इनको मैं दूर दूर कर दूं। ठीक है, किसी ना किसी तरीके से फोर्स लगा के मैं इन पार्टिकल्स को एक दूसरे के दूर कर देता हूँ, तो ये इस स्टेट में पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये ऐसे हो जाएंगे। अब देखो, जब पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा सा गैप हो जाता है तब इस स्टेट को हम क्या बोल सकते हैं, लिक्विड। तो ये सॉलिड था, मैंने कुछ ना कुछ फोर्स लगाई, किसी ना किसी तरीके से बस इनको दूर किया। ठीक है, जैसे ही पार्टिकल्स दूर गए तो इनकी अरेंजमेंट के हिसाब से, ठीक है, इनको हमने नाम दिया है लिक्विड। तो इस तरह से जो मैटर है उसकी स्टेट को चेंज किया जा सकता है। अब वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम मैटर की स्टेट को चेंज कर सकते हैं वो अभी हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आता है इसमें इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, सॉरी टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि अगर हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं, ठीक है, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा किसी मैटर के ऊपर। अगर किसी मैटर का टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं या कम करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा उस मैटर के ऊपर, इसको हम एक्टिविटी की मदद से समझते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक बीकर लेना है। ठीक है, हमने एक बीकर ले लिया और बीकर के अंदर हमने क्या डाल दी, आइस। ठीक है, बीकर ले लिया, बीकर के अंदर हमने आइस डाल दी, और जैसे ही आइस डालेंगे तो उसके बाद हम एक थर्मोमीटर को भी इसके अंदर प्लेस करेंगे। ठीक है, ये जो है थर्मोमीटर है। ठीक है, और उसके बाद इसको हम बर्नर के ऊपर रखेंगे और इसको गर्म करना शुरू करेंगे। तो जैसे ही गर्म करना शुरू करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, ठीक है, कि जो पूरी की पूरी बर्फ़ होगी वो पिघल चुकी होगी और किस में बदल गई होगी, वाटर में। ठीक है, जो आइस थी वो बन चुकी होगी वाटर। ठीक है, तो ऐसा कैसे हुआ। ठीक है, और उसके बाद जब हम पानी को भी गर्म करते रहेंगे तो एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जिसमें जो पानी है वो भाप में बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, वो वेपर्स में बदलना शुरू हो जाएगा जो पानी है, अगर उसको हम काफ़ी टाइम तक गर्म करते रहें। तो ऐसा कैसे हो पाता है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, सॉलिड्स का टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं, जैसे ही सॉलिड का जो टेम्परेचर है उसको हम बढ़ाते हैं तो उनके जो पार्टिकल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो बहुत फास्ट मूव करने लग जाते हैं। अब जैसे जैसे ये काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है,
ड्यू टू इंक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो जो पार्टिकल्स होंगे वो बहुत फास्ट स्पीड के साथ वाइब्रेट करने लग जाएंगे। मतलब पार्टिकल है, इसको जब हीट एनर्जी देते हैं तो ये इधर उधर मूव करना शुरू कर जाएगा, वाइब्रेट करना शुरू कर जाएगा। ठीक है, तो तो जो हीट, ठीक है, सप्लाई की गई थी एनर्जी के थ्रू, मतलब जो एनर्जी हीट ने सप्लाई की थी जब हम उसको गर्म कर रहे थे, तो उसकी हीट की फॉर्म में जो एनर्जी सप्लाई हुई थी उसकी वजह से क्या हुआ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है, तो उस एनर्जी ने क्या किया, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर दिया, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स थे उन्होंने अपनी फिक्स पोजीशन को लीव कर दिया, अपनी फिक्स पोजीशन को छोड़ दिया और इधर उधर फ्रीली मूव करने लग गए। अब इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। तो जैसे हम इस सॉलिड को गर्म कर रहे थे, तो क्या हो रहा था कि जो यहाँ से हीट एनर्जी जा रही थी, ठीक है, जो हीट एनर्जी जा रही थी वो जाके इसके पार्टिकल्स के बीच में लग रही थी। अब देखो ये दो पार्टिकल्स थे, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ठीक है, और ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जो एनर्जी गई उसने क्या किया कि इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कम कर दिया। मतलब जो एनर्जी गई वो इसको इस तरफ पुश करने लगी और इसको इस तरफ पुश करने लगी, जिसकी वजह से इतने दूर दूर कर दिए कि ये पार्टिकल जो था, ये वाला पार्टिकल जो था, ये इसको अट्रैक्ट कर ही नहीं पा रहा था और ये इस पार्टिकल को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था, जिसकी वजह से ये जो पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बंधे थे ये फ्री हो गए। ठीक है, ये फ्री हो गए, मतलब ये अपने हिसाब से फिर मूव कर पा रहे थे। ठीक है, तो इस तरह से जो एनर्जी थी, ठीक है, उसने क्या किया, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में थी उसको तोड़ दिया और जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स थे वो फ्री हो गए मूव करने के लिए, मतलब वो फ्लो कर सकते हैं। अगर वो फ्लो कर सकते हैं तो इसका मतलब वो सॉलिड नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड तो रिजिड होता है। अगर वो फ्लो कर सकता है तो इसका मतलब वो फ्लूइड होगा। फिर नेक्स्ट आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन यहाँ तक कि मेल्टिंग पॉइंट। अब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ठीक है, वह कम से कम टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे जो सॉलिड होगा वो लिक्विड में बदल जाएगा, ठीक है, तो उसको बोला जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। मतलब जो आइस है, ठीक है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ आइस का, 0 डिग्री सेल्सियस आइस का मेल्टिंग पॉइंट हुआ। ठीक है, तो मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वह कम से कम टेम्परेचर जिस पे कोई भी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को या उस पॉइंट को बोला जाता है मेल्टिंग पॉइंट। अब नेक्स्ट है, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमें ये बताता है कि जो एक मैटर के जो दो पार्टिकल्स हैं उन्होंने एक दूसरे को कितनी फोर्स के साथ पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो जितना मेल्टिंग पॉइंट कम होगा इसका मतलब कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो पार्टिकल्स के बीच में होगी वो बहुत कम होगी। अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है कि जो आइस थी उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जो आइस होती है वो अपनी स्टेट को चेंज कर देती है। इसका मतलब जो आइस के पार्टिकल्स होते हैं वो सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक ही मतलब एक साथ रह पाते हैं, उसके बाद अलग हो जाते हैं। पर जो आयरन होता है, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है अप्रोक्सीमेट 1300 डिग्री सेल्सियस, मतलब कम से अप्रोक्सीमेट 1300 डिग्री सेल्सियस पे इसके पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाना शुरू करते हैं। ठीक है, 1300 डिग्री सेल्सियस तक इसके पार्टिकल एक दूसरे के क्लोज रहते हैं। मतलब हमें अगर आयरन को पिघलाना है, लोहे को पिघलाना है, तो हमें उसको 1300 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके जो सॉलिड फॉर्म में आयरन है वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या शो करता है, वो शो करता है कि जो भी मैटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में कितनी ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, तो आइस के पार्टिकल्स की जो स्ट्रेंथ है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो बहुत कम है एज कंपेयर टू आयरन, क्योंकि आयरन का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है और इसका कम है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट है मेल्टिंग की प्रोसेस में, ठीक है, मेल्टिंग की प्रोसेस में
जब सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड में, ठीक है, तो इसको बोला जाता है फ्यूजन। ठीक है, तो मतलब जो मेल्टिंग है उसको हम फ्यूजन भी बोल सकते हैं। अब फ्यूजन क्या है? जब भी जो सॉलिड है वो चेंज हो जाता है लिक्विड स्टेट में, तो इस प्रोसेस को हम फ्यूजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। इसका मतलब जब भी कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है। मतलब जब आइस, ठीक है, वाटर में कन्वर्ट होगी 0 डिग्री सेल्सियस पे, तब जब आइस कन्वर्ट होगी, ठीक है, तो आइस अगर ठंडी है तो जो पानी बनेगा, ठीक है, बर्फ से पानी बनेगा तो पानी भी ठंडा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि हम हीट तो दे रहे हैं उसको, ठीक है, पर जैसे ही बर्फ से पानी बनेगा तो पानी गर्म नहीं बनेगा डायरेक्ट, ठीक है, तो पानी भी ठंडा ही रहेगा। तो ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो उसको गर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो जो हम हीट दे रहे हैं वो जा कहाँ पे रही है? ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन में पूछा है कि जब सॉलिड पिघलता है, ठीक है, तो इसका जो टेम्परेचर होता है वो सेम रहता है, तो जो हीट हम दे रहे हैं वो हीट एनर्जी जाती कहाँ पे है? ठीक है, तो इसका आंसर है जो हीट एनर्जी हम आइस को दे रहे होते हैं, ठीक है, वो आइस एब्जॉर्ब कर लेती है बिना इसका टेम्परेचर बढ़ाए। ठीक है, जो हीट एनर्जी हम आइस को दे रहे होते हैं वो आइस एब्जॉर्ब कर लेती है, पर उसका जो है वो टेम्परेचर नहीं बढ़ पाता है। ऐसा माना जाता है, ठीक है, कि जो हीट एनर्जी होती है वो बीकर के अंदर जो भी कंटेंट होता है, जैसे आइस थी तो आइस के अंदर जाके वो छिप जाती है। ठीक है, जो हीट एनर्जी थी वो बीकर के अंदर जो आइस था उसमें जाके छिप गई, हिडन हो गई, तो इसीलिए उस हीट को बोला जाता है लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है हिडन। ठीक है, ऐसी एनर्जी जो छुप जाती है। ठीक है, तो इसको लेटेंट हीट बोला जाता है। तो लेटेंट हीट क्या होती है? ऐसी हीट जो बीकर के अंदर रखे कंटेंट के अंदर छिप जाती है, तो उसको बोला जाता है लेटेंट हीट। इसको याद रखना। फिर नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसको बहुत टाइम पूछा जाता है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। अब क्या होता है कि हमें पता है कि कोई भी सॉलिड है उसको हमने लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो हमें उसको हीट एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, उसको हमें हीट एनर्जी देनी पड़ती है तब जाके उसके पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं और ये लिक्विड स्टेट में आ पाते हैं। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में 1 किलोग्राम सॉलिड को पिघलाने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होती है उसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मतलब 1 किलोग्राम सॉलिड को हमने पिघलाना है तो उसको पिघलाने के लिए जितनी हीट एनर्जी हमें चाहिए होती है उसको बोला जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसीलिए जो भी पानी के पार्टिकल्स जब 0 डिग्री सेल्सियस पे होते हैं, पार्टिकल्स ऑफ इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। मतलब आइस और वाटर अगर दोनों 0 डिग्री सेल्सियस में हों, पर फिर भी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो वाटर के पार्टिकल में ज़्यादा होती है। काइनेटिक की एनर्जी बोल सकते हो, सिर्फ एनर्जी बोल सकते हो, वो एनर्जी वाटर के पार्टिकल में ज़्यादा होती है, क्योंकि आइस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, और जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, तो ये फास्ट मूव कर सकते हैं। ठीक है, इतना मूव कर सकते हैं, तो इसका मतलब इनके पास ज़्यादा एनर्जी होगी एज कंपेयर टू आइस पार्टिकल्स। फिर क्या होता है कि व्हेन वी सप्लाई हीट एनर्जी टू वाटर, और जैसे जैसे हम हीट एनर्जी वाटर को प्रोवाइड करवाते रहते हैं तो पार्टिकल्स जो होते हैं वाटर के वो और ज़्यादा फास्ट मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे एक पॉइंट आ जाता है, ठीक है, जब पार्टिकल्स के पास इतनी एनर्जी हो जाती है कि वो दूसरे पार्टिकल के साथ जो बॉन्ड था उसको तोड़ देते हैं, ठीक है, और फ्री हो जाते हैं। तो एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टार्ट चेंजिंग इनटू गैस। तो उस टेम्परेचर पे जो लिक्विड होता है वो गैसेस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पे हम बोल सकते हैं कि जो लिक्विड है वो बॉयल करना शुरू कर जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है।
अब एक ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ध्यान से समझना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड बॉयल करना शुरू कर जाता है, ठीक है, उस टेम्परेचर को बोला जाता है बॉइलिंग पॉइंट। फिर जो वाटर होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और 373 केल्विन। फिर नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या आप लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को डिफाइन कर सकते हैं? जैसा हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किया था उसी तरह से हम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर, ठीक है, जब 1 किलोग्राम का सॉलिड की जगह लिक्विड आ जाएगा, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर 1 किलोग्राम का लिक्विड जब गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो जो वाटर होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस और 373 केल्विन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि क्या आप लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को डिफाइन कर सकते हो जिस तरह से लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को डिफाइन किया था, ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की मदद से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें होगा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर 1 किलोग्राम लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी उस हीट को बोला जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। मतलब कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अंडर 1 किलोग्राम लिक्विड को गैसेस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट लगेगी उस हीट को बोला जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो मैटर है उसकी स्टेट चेंज हो सकती है अगर हम टेम्परेचर को चेंज करेंगे तो, ठीक है। जैसा अभी हमने पढ़ा कि जो मैटर होता है वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है और लिक्विड से गैस में चेंज हो जाता है अगर उसको हम हीट दें तो। पर क्या कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सॉलिड से सीधा गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मतलब सॉलिड से लिक्विड में नहीं जाएंगे, वो सीधा का सीधा गैस में चले जाएंगे, गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, जो धूप होता है जिसको आप मंदिर में जलाते हो, ठीक है, वो सॉलिड होता है, ठीक है, पर वो कभी भी जब उसको जलाने के बाद वो कभी भी लिक्विड फॉर्म में नहीं आता है, उससे धुआं निकलने लग जाता है। तो मतलब जो धूप होता है वो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और एक और एग्जाम्पल है इसका, कपूर। जो कपूर होता है उसको भी जब जलाते हैं तो वो भी लिक्विड में नहीं कन्वर्ट होता, वो सीधा का सीधा गैसेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो मतलब हमारे पास कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो सॉलिड से सीधा गैसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस का भी कुछ नाम होगा, ठीक है। जैसे सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा था तो उसको हम फ्यूजन बोलते हैं, और लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट होता है तो उसको हम बॉइलिंग बोलते हैं। तो जैसे ही अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड से सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बोला जाता है सब्लिमेशन, ठीक है। तो जो धूप सीधा धुआं बन जाता है, ठीक है, तो उस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन प्रोसेस, ठीक है। और अगर कोई गैस है वो सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको बोला जाएगा डिपोजिशन। मतलब जो गैस होती है वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगी, जब उसको ठंडा किया जाएगा तो वो सीधा सॉलिड में चली जाती है, तो उसको बोला जाता है डिपोजिशन। अब इसका बेस्ट एग्जांपल है डिपोजिशन का कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जब उसको हम ठंडा करते हैं या प्रेशराइज करते हैं तो वो लिक्विड में नहीं आ पाती है, वो सीधा सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं, और जिसको आग बुझाने के काम में लाया जाता है, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, कि मतलब क्या प्रेशर को चेंज करके जो मैटर के पार्टिकल्स के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। हमें पता है कि कोई भी जो मैटर है उसकी स्टेट्स डिपेंड करती है कि उसके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में डिस्टेंस कितना है। अगर डिस्टेंस बहुत ही कम है
तो सॉलिड होता है, डिस्टेंस थोड़ा सा है तो उसको लिक्विड हम बोलते हैं, और डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो उसको हम गैसेस बोल देते हैं। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल है कि क्या प्रेशर को चेंज करने से क्या जो स्टेट होती है वो चेंज हो जाती है। अब इसके लिए हमने क्या किया, एक सिलेंडर, तो एक हम सिलेंडर लेंगे, ठीक है, उसके बीच में हवा भर देंगे और उसके ऊपर से पिस्टन को लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे गैस है क्योंकि इनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो उसको जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो पिस्टन नीचे आएगा, जैसे ही पिस्टन नीचे आया तो इनके जो पार्टिकल्स के बीच में गैप था वो कम हो गया, ठीक है। अब इस स्टेट में जो गैस थी वो लिक्विड फॉर्म में आ चुकी होगी, क्योंकि गैप कम होने की वजह से जो मैटर है उसकी स्टेट चेंज हो गई। और यहाँ पे देखो जो पार्टिकल्स थे वो एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए, ठीक है। तो ऐसी स्टेट में अगर पार्टिकल्स होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सॉलिड, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं, ठीक है, अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तब भी जो मैटर की जो स्टेट है वो चेंज हो जाती है। अब यहाँ पे, ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझना, जब कोई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है, जो एरो है ये शो करेगा कि ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और इसका मतलब ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, और ये गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो सॉलिड से जब लिक्विड में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं फ्यूजन, ठीक है। लिक्विड से गैस में जब कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन, ठीक है। और गैस से जब सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको बोलते हैं डिपोजिशन, ठीक है। अब देखो, सॉलिड से जब गैस में कन्वर्ट होता है, सीधा कोई सॉलिड सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बोला जाता है सब्लिमेशन, और गैस जब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, और जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। मतलब अगर बर्फ़ पानी में बदल रही है तो उसको हम फ्यूजन बोलेंगे, और पानी गैस में बदल रहा है तो उसको हम वेपराइजेशन बोलेंगे। अगर भाप, ठीक है, अगर भाप पानी में बदल रहे हैं तो उसको हम कंडेंसेशन बोलेंगे, और अगर पानी बर्फ़ में बदल रहा है तो उसको हम सॉलिडिफिकेशन बोलेंगे, ठीक है। सब्लिमेशन का एग्जांपल मैंने बता दिया था, कैम्फर, जब उसको जलाते हैं, जब कपूर को जलाते हैं तो सीधा गैस में कन्वर्ट हो जाता है। और डिपोजिशन का मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का जो प्रेशराइज करते हैं तो वो सीधा सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम ड्राई आइस भी बोलते हैं, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चंस हैं बुक के वो हम लास्ट में करेंगे, एक साथ एक वीडियो बनेगी जिसमें पूरे के पूरे चैप्टर के जो एक क्वेश्चंस होंगे वो एक साथ करवाए जाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर समझ में आ रहा होगा तो एक वीडियो को लाइक ज़रूर करें।